हेलो, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का हमने वर्गीकरण पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड जिसका नाम है ग्लूकोस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोस। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लूकोस बनाने की विधियां और ग्लूकोस की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोस। ग्लूकोस का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। और ग्लूकोस को द्राक्ष शर्करा भी इसको कहते हैं। द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष बोलते हैं अंगूर को, ग्रेप्स शुगर। अंगूर को जो ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोस होता है ना वो अंगूर में काफ़ी मात्रा में ग्लूकोस पाया जाता है। इसके साथ साथ जो ग्लूकोस होता है ये मीठे फलों में और शहद में ग्लूकोस पाया जाता है। ग्लूकोस को डेक्सट्रोस भी कहते हैं। ग्लूकोस को डेक्सट्रोस भी ग्लूकोस को कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोस जो होता है ना ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से ग्लूकोस का नाम जो है ना वो डेक्स्ट्रोस भी है। तो ग्लूकोस अंगूरों में, मीठे फलों में, शहद आदि में पाया जाता है। पके हुए अंगूरों में काफ़ी मात्रा में ग्लूकोस पाया जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उनके मूत्र में, यूरिन में भी ग्लूकोस पाया जाता है। अब देखते हैं ग्लूकोस बनाने की विधियां। ग्लूकोस बनाने की विधियां। ग्लूकोस बनाने की विधियां। ग्लूकोस बनाने की विधियां, पहली विधि है सुक्रोस। सुक्रोस से, जो सुक्रोस होता है, सुक्रोस को इक्षु शर्करा, केन शुगर, जो गन्ने की जो शर्करा होती है, केन शुगर, उसको कहते हैं सुक्रोस। सुक्रोस से ग्लूकोस कैसे बनाते हैं? सुक्रोस से बनाते हैं। सुक्रोस का जब जल अपघटन करते हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ में एल्कोहलिक विलयन में देखो, जो सुक्रोस होता है ना, सुक्रोस को जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में उबालते हैं तो सुक्रोस का जल अपघटन होता है और समान मात्रा में ग्लूकोस और फ्रक्टोस प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया आपको? जब सुक्रोस को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में उबालते हैं तो सुक्रोस का जल अपघटन होता है और ग्लूकोस और फ्रक्टोस जो है वो समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस समीकरण नोट करिए, C12H22O11
ये क्या होती है, ये होती है सुक्रोज, ये है सुक्रोज, केन शुगर, इक्सु शर्करा। देखो जब इसको अम्ल की उपस्थिति में, है ना, ये जो डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, इनसे H आयन प्राप्त होते हैं और ये H आयन जो होते हैं ना, ये सुक्रोज के जल अपघटन में उत्प्रेरक का काम करते हैं। एल्कोहलिक विलयन में जब सुक्रोज को इनमें से किसी अम्ल के साथ में उबालते हैं तो उबालने पर सुक्रोज का जल अपघटन होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। एक इनमें से होता है ग्लूकोज और एक होता है इनमें से फ्रक्टोज। और ये ग्लूकोज बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। ग्लूकोज बनाने की अगली विधि स्टार्च से औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के जल अपघटन के द्वारा किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के जल अपघटन द्वारा किया जाता है। जब स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में 393 केल्विन टेम्परेचर पर और 2 से 3 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं तो स्टार्च का जल अपघटन होता है और ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का सूत्र ये होता है C6H10O5 का होल n। इसमें n जो है ना, ये इसका मान 100 से 200 100 से 300 तक हो सकता है, एक पूर्णांक संख्या है। और इसका जल अपघटन होता है H2O, जल अपघटन करते हैं H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा इसका जल अपघटन करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर पर 2 से 3 वायुमंडल दाब पर। तो इसका जल अपघटन करने पर ये क्या है, ये है स्टार्च। स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर ये N अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के C6H12O6। तो औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है और प्रयोगशाला में ग्लूकोज जो है ना वो सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा बनाते हैं। जल अपघटन कैसे करते हैं सुक्रोज का? सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ में एल्कोहलिक विलयन में उबालते हैं तो उबालने पर सुक्रोज का जल अपघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। और औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के जल अपघटन द्वारा किया जाता है। जब स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में उच्च ताप और ये 2 से 3 वायुमंडल दाब पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये जल अपघटित होकर के ग्लूकोज बनाता है। तो ये बात हुई ग्लूकोज बनाने की विधियों की। अब देखते हैं ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर। देखो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र जो होता है ना, अणुसूत्र तो इसका होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र ये होता है। देखो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। और ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है।
यानी कि जो ग्लूकोज होता है ना 6 कार्बन एक एल्डिहाइड समूह, तो यानी कि जो ग्लूकोज का अणु होता है ना ये एक एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, क्योंकि ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन होता है और एक एल्डिहाइड समूह होता है। और जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं, 5 इसमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। और ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, स्टार्च, सेलुलोज, वे ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। स्टार्च और सेलुलोज क्या है? स्टार्च और सेलुलोज जो होता है ना वो ग्लूकोज का बहुलक होते हैं, दोनों ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। यानी कि ग्लूकोज स्टार्च और जो सेलुलोज होता है उसका एकलक होता है, मोनोमर होता है। और संभवतः ग्लूकोज जो है वो पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। ग्लूकोज की जो संरचना होती है उसमें 6 कार्बन होता है, एक एल्डिहाइड समूह होता है, 5 इसमें OH समूह होते हैं। तो इस आधार पर ग्लूकोज का संरचना सूत्र ये होता है CHCHO CHOH का होल 4 CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है CHO CHOH और इसमें जुड़ा होता है CH2OH समूह, है ना। और या इसको देखो, अगर हम इन CHOH को अलग अलग करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं CHO CHOH, है ना। चारों को अलग अलग करके लिखेंगे CHOH 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 CH2OH। ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है। अब देखते हैं, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, 5 इसमें OH समूह होते हैं, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है और 6 इसमें कार्बन परमाणु होते हैं जो एक रिजु श्रृंखला में स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं जिनके आधार पर ये सिद्ध हुआ कि ग्लूकोज जो होता है वो एक एल्डोहेक्सोस होता है, यानी कि उसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, 5 OH समूह होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ध्यान रखो, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। अब हम देखते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं स्ट्रेट चेन में, रिजु श्रृंखला में। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। पहले इसका आणविक सूत्र हमें पता है, ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है। दूसरी अभिक्रिया देखो, जब ग्लूकोज को HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में ग्लूकोज को लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज को HI के साथ में लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। ये समीकरण लिखिए, CHO, है ना, CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसको HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ना, ये इसका अपचयन कर देता है। जहां पर O है
ये OH2O बना लेता है और यहाँ पर O की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये बनता है CH3CH2 का होल 4 CH2 का होल 4 और ये हो जाएगा CH3, है ना। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है वो HI के H के साथ में अभिक्रिया करके H2O बना लेते हैं। I आयोडीन के रूप में अलग हो जाता है और हाइड्रोजन O की जगह आ जाता है, तो ये बनता है नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन बनता है और ये अभिक्रिया ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिजु श्रृंखला, 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिजु श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। स्ट्रेट चेन को ये अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। जब ग्लूकोज को HI के साथ में लंबे समय तक हम गर्म करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनती है। तो इस अभिक्रिया से ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं जो एक रिजु श्रृंखला में जुड़े होते हैं, स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, है ना। 6 कार्बन परमाणु की ग्लूकोज में एक स्ट्रेट चेन होती है। अब देखते हैं कि जो ग्लूकोज का अणु होता है वो अभिक्रिया देखते हैं जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं। देखो, जब ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। तो जब ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा एसिटाइलेशन करते हैं तो 5 जो OH समूह होते हैं ना वहां पर ये CH3CO समूह जुड़ जाता है ना। इस प्रकार से ये CHO, ये CHO हो जाएगा और ये हो जाएगा CHO, है ना। इसका जो H है ना, इसका जो H है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के CH3COO और ये एसिटिक अम्ल के रूप में ये निकल जाता है ना। तो इसके 5 अणु लेंगे तो ऐसे तो यहां से ये 4 इसमें CH3CO समूह जुड़ते हैं, है ना। और एक ये जो नीचे CH2OH समूह है, एक CH3CO समूह यहां से जुड़ता है, O, है ना, COCH3, है ना। और ये 5 अणु बनेंगे कहीं के एसिटिक अम्ल के, +5 CH3COOH। तो ये बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। देखो, किसी यौगिक में CH3CO समूह का प्रवेश करना कहलाता है एसिटाइलेशन, और इसे एसिलीकरण भी बोलते हैं, एसिलीकरण भी इसको बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोज का एसिटाइलेशन होता है, एसिटिलन होता है और ये बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। और ये जो देखो, ये होल 4 भी है यहाँ पे, ये होल 4 नहीं लिखा हमने, ये होल 4। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है और ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है ना, ये एक अस्थाई यौगिक होता है, स्टेबल कंपाउंड है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अणु में
5 OH समूह होते हैं और जो पांचों OH समूह होते हैं ना वो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित रहते हैं। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, अभिक्रिया के द्वारा ये सिद्ध हुआ है ना। और इस अभिक्रिया से ये प्रमाणित होता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं। नोट करिए इसको। अब देखते हैं ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2OH। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ में अभिक्रिया देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, और इसकी अभिक्रिया देखते हैं HCN के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया देखते हैं। देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराते हैं, ये CHO CHOH CH2OH, ये है ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराते हैं तो कराने पर, अभिक्रिया कराने पर यहाँ से ये H2, यहाँ से ये O है ना, ये O जो है ना डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ से जुड़ा होता है, तो ये H2O बनता है और ऑक्सीन बनता है ना। यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और NOH बचेगा, वो यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड N NOH और ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH, तो ये बनता है ग्लूकोज ऑक्सीन। ये क्या बनता है? ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है। और जब ग्लूकोज, तो इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में एक कार्बोनिल समूह है ना। ये कौन सा समूह होता है? ये कार्बोनिल समूह होता है ना। अच्छा, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है। और जब इसकी अभिक्रिया, मान लीजिए इसकी अभिक्रिया HCN के साथ में कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है ना। ये जो एल्डिहाइड समूह है ना, CH एक बॉन्ड टूट करके O के साथ में H जुड़ता है, तो ये हो जाता है CHOH और ये CN है ना, और ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH है ना। जहां पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड O के साथ में H जुड़ता है, कार्बन की संयोजकता खाली होती है तो कार्बन से CN जुड़ता है, तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इन दोनों अभिक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज के अणु में एक कार्बोनिल समूह होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज के अणु में कार्बोनिल समूह होता है? तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन HCN के साथ में कराते हैं तो जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो ऑक्सीन बनाते हैं और साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का अगली अभिक्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। देखो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल के द्वारा करते हैं, ब्रोमीन जल, देखो जो ब्रोमीन जल होता है ना, ब्रोमीन जल एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक मृदु ऑक्सीकारक होता है। ब्रोमीन जल क्या होता है? एक मृदु ऑक्सीकारक होता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल के द्वारा करते हैं ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का अणु है CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या है? ये है ग्लूकोज
देखो, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा, Br2 प्लस जल के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये जो यहाँ पे CHO समूह है ना, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, CHOH का होल 4 और ये CH2OH, CH2OH, ये है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल है। ये जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है ना, ये एक 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। COOH, CHOH का होल 4, CH2OH, ग्लूकोनिक अम्ल का संरचना सूत्र ये होता है। तो इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, उसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है ना, वो एल्डिहाइड समूह के रूप में है। CHO कौन सा समूह होता है? ये एल्डिहाइड समूह होता है ना, एल्डिहाइड समूह है। तो इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है। और इसके अलावा एल्डिहाइडों की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं। देखो, जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करने पर सिल्वर दर्पण का अवक्षेप बनाते हैं। एल्डिहाइड को जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप ये बनाते हैं, है ना। एल्डिहाइडों की ये विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं। इसको हम तो एक तो इस अभिक्रिया से पता चलता है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है उसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा, अगर हम इसकी अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक के साथ में कराए, देखो जो टॉलन अभिकर्मक होता है, टॉलन अभिकर्मक को मैंने एल्डिहाइड और कीटोन में आपको बताया था। टॉलन्स रिएजेंट क्या होता है? टॉलन्स रिएजेंट होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, है ना। टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, है ना। और इसका सूत्र ये होता है AgNH3 का होल 2 OH, ये होता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं टॉलन अभिकर्मक। और देखो, इस टॉलन अभिकर्मक में ये आयन होता है AgNH3 का होल 2, ये आयन होता है। और माध्यम होता है क्षारीय। माध्यम कैसा होता है? क्षारीय। तो क्योंकि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन है ना, तो अभी इस प्रकार से सिल्वर दर्पण बनता है। ये 3 OH आयन लेते हैं। अभिक्रिया ये एल्डिहाइड कीटोन में भी आई हुई है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये आयन बनता है, ये CHOH का होल 4, है ना, CH2OH। और इसके दो अणु लेंगे, ये बनता है 2Ag। 2Ag होता है सिल्वर दर्पण बनता है। और प्लस बनता है 4NH3 बनता है। और प्लस बनता है 2H2O प्लस 2H2O। देखो, जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रिया होती है कि जब कोई किसी एल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं ना, तो वो सिल्वर दर्पण बनाता है, या सिल्वर का काला अवक्षेप बनाता है। और देखो, जो टॉलन अभिकर्मक होता है ना, टॉलन अभिकर्मक को कुछ किताबों में, आपकी NCERT में तो यही समीकरण, इस तरीके से समीकरण को दिखाया गया है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। बाकी कुछ किताबों में ये समीकरण इस तरीके से भी दी
हुई होती है कि जो टॉलन अभिकर्मक होता है ना, टॉलन अभिकर्मक को संक्षेप में Ag2O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टॉलन अभिकर्मक को संक्षेप में Ag2O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया ये क्या है, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक के साथ में कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल CHOH का होल 4 और ये CH2OH और ये +2 Ag, तो ये बनता है वो सिल्वर दर्पण, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड होते हैं ना, वो फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में। तो इस समीकरण को आप वैसे तो इस तरीके से याद करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ना याद हो तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक का सिल्वर दर्पण में इसको अपचयित कर देता है। तो इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है। ध्यान रखो, जो एल्डिहाइड होते हैं ना, जो एल्डिहाइड होते हैं वो ही एल्डिहाइड ही टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं, ये ध्यान रखिए। देखो, इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग जो अभिकर्मक होता है उसको अपचयित करते हैं। अब फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है? फेलिंग अभिकर्मक जो होता है ना, वो फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी का मिश्रण होता है। फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी का मिश्रण होता है। फेलिंग विलियन ए जो होता है ना, ये मैंने एल्डिहाइड के टोन में आपको बताया है। फेलिंग विलियन ए कॉपर सल्फेट विलियन होता है, और फेलिंग विलियन बी जो होता है ना, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलियन होता है। और जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जिसमें कॉपर जो होता है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इस रूप में होता है। तो इसके साथ में अभिक्रिया को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। जो फेलिंग विलियन होता है उसमें कॉपर इस अवस्था में होता है, माध्यम होता है क्षारीय, 5 OH समूह लेंगे। तो जब इसके साथ में गर्म करते हैं फेलिंग विलियन के साथ में ग्लूकोज को, तो इस समीकरण को इस तरीके से दिखाएंगे। ये आयन बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का CHOH का होल 4 CH2OH, और ये बनता है ना, इसके दो आयन लीजिए, तो ये बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप Cu2O बनता है, और बनता है +H2O 3H2O, तो ये बनता है लाल भूरा अवक्षेप, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप। और ये क्या है? ये है फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग विलियन कहे इसको या फेलिंग अभिकर्मक कहे। तो देखो, जो एल्डिहाइड होते हैं ना, जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण में अपचयित करते हैं, और जो फेलिंग विलियन होता है, फेलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देते हैं। और देखो, जो हमारी NCERT की बुक है उसमें इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में अभिक्रिया को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किया गया है। बाकी कुछ बुक्स में ये भी इस तरीके से भी अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है, आपकी समझ में आसानी से आए। देखो, जो फेलिंग विलियन होता है ना, फेलिंग विलियन को CU सुविधा के लिए,
फैलिंग विलयन को Cu2O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब ग्लूकोज को, ये क्या है, फैलिंग विलयन, इसके साथ में गर्म करते हैं ना, ये इसको CuO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फैलिंग विलयन को CuO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब ग्लूकोज को फैलिंग अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ से एक O यहाँ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा COOH, है ना, और ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH प्लस Cu2O, ये वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है ना। आप जैसे भी आपको आसान लगे इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, तो इन अभिक्रियाओं से एक तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। एक ग्लूकोज को जब हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप आता है। एक ग्लूकोज को जब टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सिल्वर दर्पण बनता है, यह सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। तो इन अभिक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में जो कार्बोनिल समूह है ना, वो एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। नोट करिए इसको। यस, अब देखते हैं ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण। अगली अभिक्रिया देखो, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, तो ऑक्सीडेशन करने पर इसका, ये क्या है, ये ग्लूकोज है CH2OH, ये है ग्लूकोज। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं कहीं के द्वारा, HNO3 कंसंट्रेट सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये जो CHO समूह है ये कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो नीचे वाला CH2 समूह OH समूह है ये भी COOH समूह में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जिसका नाम है ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। और ये जो सैकेरिक अम्ल बनता है इसको सैकेरिक अम्ल ही पढ़िए, सैकेरिक अम्ल, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है ना, COOH CHOH का होल 4 CH2OH, ये है ग्लूकोनिक अम्ल। ये ग्लूकोनिक अम्ल है ना। ग्लूकोनिक अम्ल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी ये प्राप्त होता है सैकेरिक अम्ल, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी ये सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इन अभिक्रियाओं के आधार पर ये सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 कार्बन परमाणु एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, 6 कार्बन परमाणु हमने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज के अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं। एक अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है।
अभिक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं। अब बात देखो ये तो इस आधार पर ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र होता है ना, वो ये होता है CHO, CHOH, CH2OH। अब ये 5 जो OH समूह होते हैं, इनका जो सही दिशा विन्यास होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है। देखो फिशर एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने अनेक अन्य अभिक्रियाओं के आधार पर ये ग्लूकोज के अणु में जो 5 OH समूह होते हैं ना, अनेक अन्य अभिक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने 5 OH समूहों का स्पेशल अरेंजमेंट, सही स्पेशल अरेंजमेंट उन्होंने प्रदर्शित किया कि जो 5 OH समूह होते हैं ना, वो कार्बन परमाणु पर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, देखो ये एल्डिहाइड समूह है ना, ये CH, ये कार्बन 6 कार्बन बनाइए इसमें, 3 और ये 3 6। देखो जो तीसरे वाला कार्बन होता है ना, तीसरे वाले कार्बन पर जो OH समूह होता है उसको बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर, उसको बाईं ओर, बाकी में OH समूह को दाईं ओर लिखते हैं, OH समूह को दाईं ओर लिखते हैं, है ना, और हाइड्रोजन को बाईं ओर लिखते हैं, OH दाईं ओर, H बाईं ओर, और यहाँ पर छठे कार्बन पर CH2OH समूह लिखते हैं। तो ये जो विन्यास है ना, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये दिया था फिशर ने। फिशर ने जो 5 OH समूह होते हैं, इनका जो स्पेशल जो अरेंजमेंट होता है, मतलब इनका जो विन्यास होता है, वो उस कई अभिक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ग्लूकोज में ये 5 OH समूहों का विन्यास इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि 5 OH समूह इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, ये जो विन्यास दिया ना, ये देखो जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का जो विन्यास होता है वो ये होता है, ये COOH, COH, H, है ना, तीसरा कार्बन जो है इस पे OH इधर होता है बाईं ओर, और H दाईं ओर, ये OH, ये H, है ना, 3 और 3 6, ये यहाँ पे CH2OH लगाओ, ये OH, ये H। देखो जो ये है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ये ग्लूकोनिक अम्ल है। ग्लूकोनिक अम्ल में 5 OH समूहों का जो विन्यास होता है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, OH समूह तीसरे कार्बन पर बाईं ओर होता है। तो ये तो है ग्लूकोनिक अम्ल, है ना। और एक होता है सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल में ये यहाँ पर OH समूह का विन्यास इसी प्रकार से होता है, और सैकरिक अम्ल ये होता है, सैकरिक अम्ल COOH, ये होता है सैकरिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल और सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल, देखो ग्लूकोनिक अम्ल और सैकरिक अम्ल में OH समूहों का जो विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो समान होता है। और क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, ऐसे ही ग्लूकोनिक अम्ल के ऑक्सीकरण से भी सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। और क्योंकि सैकरिक अम्ल और जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है उनमें OH समूहों का विन्यास समान होता है, तो इसी प्रकार से ग्लूकोज में भी OH समूह का विन्यास वही होता है जो सैकरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल में होता है। तो इस प्रकार से फिशर ने कई अन्य अभिक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर
ये बताया कि भाई ये जो 5 OH समूह होते हैं उनका विन्यास इस प्रकार से होता है, कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है, वो कार्बन परमाणु से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसमें तीसरा जो कार्बन है ना, ऊपर से जब हम काउंटिंग करते हैं तो तीसरे कार्बन पर जो OH समूह होता है उसको हम बाईं ओर लिखते हैं, बाकी को दाईं ओर लिखते हैं। बस ये ध्यान रखने की बात है। और देखो इसको इस तरीके से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, इस सूत्र को इस तरीके से CHO है ना, ये एक लाइन खींचो, ये OH, ये यहाँ पर H है ना, जहां पर ये लाइन काट रही है इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है ना, ये OH, ये H है ना, ये OH H और ये OH, ये H है ना, 1 2 3 2 5 और नीचे क्या है, ये CH2OH। देखो ये दोनों, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है ना। एक तरीके से ये आबंध रेखा सूत्र है ना, जिसमें यहाँ बीच का कार्बन हमने नहीं दिखाया। तो कार्बन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है। देखो इसमें एक एल्डिहाइड समूह है जो अभिक्रियाओं से सिद्ध हुआ कि एक एल्डिहाइड समूह होता है, 5 इसमें OH समूह होते हैं है ना, और 6 कार्बन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा ग्लूकोज बनाने की विधियाँ और ग्लूकोज की जो संरचना होती है उससे संबंधित हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।